वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी दोस्तों। अगर एक बिल्डिंग में आपके अलावा सभी के सभी आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे, और वो भी तब जब आप सुन नहीं सकते हो। ऐसे ही हम लेकर आ चुके हैं 2024 में रिलीज हुई अमेरिकन क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम द साइलेंट आवर। तो कहानी की शुरुआत में फ्रैंक नाम के एक पुलिस डिटेक्टिव को दिखाते हैं। सुबह उठकर वो अपने रोजमर्रा का रूटीन पूरा करने काम पे निकल रहा होता है कि तभी आता है उसको एक कॉल उसकी बेटी बेकी का। फ्रैंक और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका है और बेकी अपनी माँ के साथ ही रहती है। बेकी कहती, पापा आप मेरे म्यूजिक कॉन्सर्ट में आइए ना। हाँ हाँ बेटा, मेरे बिना कॉन्सर्ट कैसे होगा, मैं जरूर आऊंगा। और पता है मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी खरीद के रखा हुआ है। कैसा गिफ्ट पापा? बेटा वो तो सरप्राइज है, लेकिन एक क्लू देता हूँ। उस गिफ्ट की गर्दन है लेकिन हाथ पैर नहीं है। फ्रैंक ने दोस्तों असल में एक गिटार खरीद रखा है जो वो उसे कॉन्सर्ट में गिफ्ट करने वाला है। फिर फ्रैंक अपने ऑफिस जाता है। उसका वैसे एक पार्टनर भी है जिसका नाम है सॉल्टर। दोनों मिलकर जिमी नाम के एक क्रिमिनल का पीछा करते हैं। वो एक पोर्ट में खाना खा रहा होता है। उससे ये लोग देख लेते हैं और कहते हैं कि क्यों बेटा, तूने जो कांड किया है उसके हिसाब से तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए, जेल की हवा खानी चाहिए। और जिमी तुरंत गन निकाल लेता है और ये दोनों भी अपनी अपनी गन्स निकालकर हमले की तैयारी में होते हैं। तो जिमी भागकर पोर्ट में रखे कई कंटेनर्स में से एक में छुप जाता है। फ्रैंक भी उसको छोड़ता नहीं दोस्तों, वहाँ के हर कंटेनर को चेक करने लग जाता है। इतने में जिमी उस कंटेनर से निकलकर भाग जाता है, लेकिन एक कार बीच में आकर उससे टकरा जाती है और जिमी स्पॉट पर खत्म। अब फ्रैंक भी उस कार की ग्लास से टकराकर गिर पड़ जाता है और बेहोश। उसके कान से खून बहने लगता है। अब इस घटना के कुछ महीने के बाद दिखाते हैं कि फ्रैंक अब सुन नहीं सकता, पर हियरिंग एड की मदद से वो सुन पाता है आराम से। पर प्रॉब्लम यह है दोस्तों, उस हियरिंग एड को लगाने से एक छोटी सी आवाज भी काफी भारी सुनाई देती है उसको। इस वजह से वो काफी इरिटेट हो जाता है। पर फ्रैंक की बेटी ने वीडियो कॉल के जरिए उसे साइन लैंग्वेज सिखाया होता है और अब फ्रैंक कुछ हद तक साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकता है और समझ भी सकता है। तो बेकी कॉल करके कहती है, अगले फ्राइडे को मेरा कॉन्सर्ट है पापा, प्लीज मिस मत करना, मैं आपकी राह देखूंगी। लेकिन फ्रैंक को कोई हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई देता है और फिर झट से उससे कोई साउंड सुनाई ही नहीं देता। वो डॉक्टर के पास जाता है। वो फ्रैंक को चेक करके बताते हैं कि काफी डैमेज हो चुके हैं आपके कान। हियरिंग एड से सुन सकते हो, लेकिन बहुत ही जल्द आपके कान इस कदर डैमेज हो जाएंगे कि हियरिंग एड से भी मदद नहीं मिलेगी। आप एक काम कीजिए, साइन लैंग्वेज सीख लीजिए, अब वही काम आएगा आपके। लेकिन फ्रैंक तो पहले से बेकी के साथ साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना सीख रहा था। उस रात फ्रैंक को खबर मिलती है कि नशीले पदार्थ स्मगलिंग करने वाले एक गैंग के बीच कोई प्रॉब्लम हुई है और शूटआउट में 2 लोग मारे गए। वो तुरंत वहां जाता है। ऊपर हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे होते हैं, प्रेस और दूसरी मीडिया के लोग फोटोज वगैरह ले रहे होते हैं। उनकी क्लिक करने की आवाज फ्रैंक को बहुत तेज सुनाई देती है। तो वहां पे एक पुलिस ऑफिसर बताता है शूटआउट का सिर्फ एक विटनेस मिला है। वो उस विटनेस को भी ले आ जाता है। फ्रैंक उससे पूछताछ करता है तो वो बताता है, मैं कैजुअली इस जगह से गुजर रहा था सर, तभी मुझे गन शॉट सुनाई दिया और कई लोग भाग रहे थे। लेकिन यहाँ उसकी एक भी बात फ्रैंक के कान में सुनाई ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहां उड़ रहे हेलीकॉप्टर की आवाज और फोटोज क्लिक करने की आवाज उसे काफी लाउड आती है और उन आवाजों में उस विटनेस की बात दब जाती है दोस्तों। फ्रैंक कहता है, प्लीज थोड़ा जोर से बोलो ना। वो कहता है, मैं पहले से चिल्ला रहा हूँ सर, और कितना जोर से बोलूं, कहकर वो और जोर से बोलता है। लेकिन अभी भी फ्रैंक को कुछ सुनाई नहीं देता। बस दोस्तों वो समझ जाता है कि अब उसके सुनने की क्षमता बद से बदतर हो गई है। वो अपना हेयरिंग एड निकालकर गुस्से में निकल जाता है वहां से और एक बार में जाकर बैठ जाता है। साथ ही अपना डिटेक्टिव बैज देखकर सोच में पड़ा होता है कि क्या मैं डिटेक्टिव रहने के लायक हूँ भी या नहीं। और तब सॉल्टर आकर कहता है कि तुम इस तरह मायूस हो जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अब फ्रैंक फोन पर उस हेयरिंग एड की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है ताकि सॉल्टर की बात उसको सुनाई दे। वो कहता है कि इतने पास बैठे तुम्हारी बात सुनने के लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ रहा है, ऐसे में मैं केसेस सॉल्व कैसे कर पाऊंगा, मुझे तो लगता है कि मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। पर सॉल्टर कहता है कि इस केस में तुम डिपार्टमेंट की काफी मदद कर सकते हो। इस गैंग शूटआउट के केस में 2 आदमी मारे गए, जरूर नशीले पदार्थ की डीलिंग में कोई लड़ाई हुई होगी, लेकिन वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या ये कोई नहीं बता पा रहा था। लेकिन 2 दिन के बाद आज एक डीफ म्यूट लड़की ये दावा कर रही है कि उसने शूटआउट होते हुए देखा। हमारे डिपार्टमेंट का साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट छुट्टी पर गया हुआ है, 1 हफ्ते बाद ही आएगा, और तुम तो साइन लैंग्वेज जानते हो फिलहाल, तो तुम उस लड़की से बात करोगे तो बड़ी मदद हो जाएगी। अब अगले सीन में दोनों उस लड़की के घर जाते हैं जो कि एक बड़े अपार्टमेंट में होता है। उस अपार्टमेंट के ज्यादातर लोग अपने फ्लैट खाली कर चुके हैं वैसे, और वो लड़की जिसका नाम एवा है वो भी फ्लैट खाली करके जाने वाली है। तो फ्रैंक उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो कई सालों से साइन लैंग्वेज जानती है तो काफी फास्ट कम्युनिकेट करती है, जो कि फ्रैंक के लिए समझना मुश्किल होता है। कहता है, प्लीज थोड़ा स्लो हो जाओ, मैं अभी अभी नया हूँ इस लैंग्वेज में। तब वो स्लो डाउन हो जाती है और फ्रैंक को अंदर बुलाती है। वो कहती है, इस अपार्टमेंट का ओनर इसे बेच चुका है और यहाँ एक बड़ा होटल बनने वाला है, इसलिए सभी अपने फ्लैट्स खाली करके जा चुके हैं। तो फ्रैंक पूछता है, उस रात हुए शूटआउट के बारे में तुम क्या जानती हो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या? तो वो अपने फोन पर शूट की गई एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक गैंग के लोग आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को शूट कर रहे
हैं। फ्रैंक और सॉल्टर उस वीडियो को एविडेंस के तौर पर ले लेते हैं। एवा कहती है मैंने आपको ये एविडेंस दिया, प्लीज ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए वरना वो गैंग मुझे मार देगा। तो फ्रैंक भी कहता है कि तुम्हारी जान को कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है, तुम डरो मत। फिर फ्रैंक को बाथरूम जाना होता है तो बाथरूम में फ्रैंक एक इंजेक्शन देखता है दोस्तों, जो कि नशीले पदार्थ के ओवरडोज को कम करने के लिए लिया जाता है। फ्रैंक अब इस नतीजे पर पहुंचता है कि एवा नशा करती है और नशीला पदार्थ खरीदने के लिए ही वो उस गैंग के पास गई होगी पक्का उस दिन। लेकिन तब उस गैंग में प्रॉब्लम हुई और शूट आउट हुआ और एवा ने उसकी वीडियो शूट कर ली। ये सारी बातें सोचकर वो बाहर आता है और कहता है कि फिलहाल तो हम जा रहे हैं, लेकिन और कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी तो हम फिर आएंगे। ये कहकर फ्रैंक और सॉल्टर वहां से निकल जाते हैं। तो सॉल्टर कहता है मैं एविडेंस वाला फोन लेकर स्टेशन जाता हूँ, तुम घर जाकर आराम करो। फ्रैंक भी कार अकेले घर की ओर निकल जाता है। अब यहाँ एवा देखती है कि फ्रैंक अपना फोन यहाँ भूल कर चला गया है। फ्रैंक को भी याद आता है कि वो फोन भूल गया, तो वो तुरंत ही एवा के घर की ओर गाड़ी घुमा लेता है। इस बीच दोस्तों न जाने कैसे उस गैंग को खबर मिल चुकी थी कि एवा ने पुलिस को कुछ बता दिया है। वो उस खाली अपार्टमेंट में घुस जाते हैं और सीधा एवा के कमरे में आकर उसे पकड़कर धमकाते हैं। इन बातों से बेखबर फ्रैंक उसी अपार्टमेंट में एंटर कर जाता है, लेकिन वहाँ कुछ लोगों को देखकर वो सेंस कर लेता है कि जो अपार्टमेंट खाली था उसमें अचानक लोग कहाँ से आ गए। हो सकता है ये लोग उस गैंग के मेंबर्स हों और एवा की जान लेने के लिए यहाँ पर आए हो। इसलिए वो सीधा एवा के कमरे में जाने के बजाय किसी और कमरे में चला जाता है और वहां से पीछे के फायर एग्जिट की सीढ़ियों के जरिए वो एवा के कमरे की खिड़की तक पहुंच जाता है और सीधे झांकता है अंदर। वो देखता है कि उस गैंग का लीडर जिसका नाम डॉन है और उसका खास आदमी जिसका नाम एंजल है, वो एवा को धमका रहे होते हैं कि तुमने पुलिस को जो भी बताया है वो एक पेपर में लिख कर दे दो। अब क्या है कि एवा उनकी आवाज तो सुन नहीं सकती, लेकिन उनके लिप्स को रीड करके समझ पाती है, तो वो एक पेपर पर लिखने लगती है। डॉन पूछता है कि तुम्हारे पास उस वीडियो का कोई और कॉपी है क्या? एवा ना में जवाब देती है। तो वो पूछता है कि तुमने इस वीडियो को किसको दिखाया? इसका भी वो ना में जवाब देती है, किसी को नहीं। तो फिर वो डॉन एंजल से कहता है कि अब इस लड़की का काम तमाम कर दो, और वो हाई डोजेस नशीला पदार्थ उसके शरीर में इंजेक्ट करके उसे मार डालने की कोशिश करते हैं। एवा तो रोती है कि प्लीज ऐसा मत करो। इसी बीच दोस्तों फ्रैंक उस खिड़की को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता, और तभी वो अंदर एक गन को देखता है और उस ग्लास को तोड़कर अंदर रखी गन उठा लेता है। फिर वो गन पॉइंट पर डॉन और एंजल को पकड़कर कहता है कि उस लड़की को छोड़ दो। वो भी चुप रहते हैं। अब एवा फ्रैंक के पास आ जाती है, लेकिन तभी दोस्तों एंजल गन निकालकर शूट करने की कोशिश करता है, तो फ्रैंक को उसे शूट करना पड़ जाता है। फिर फ्रैंक और एवा तुरंत उस खिड़की से निकलकर सीढ़ियों से उतरने लगते हैं, लेकिन डॉन अभी भी उनका पीछा करता है। वो सीढ़ियों से नीचे जा सकते हैं, लेकिन नीचे डॉन के आदमी पहरा दे रहे हैं, इसीलिए दोनों किसी दूसरे फ्लोर की खिड़की के जरिए एक फ्लैट में चले जाते हैं। और डॉन तो अपने आदमियों को आगाह कर देता है कि वो दोनों जरूर इसी अपार्टमेंट के किसी कमरे में छुपे हुए हैं, किसी भी हालात में उनको बाहर जाने मत देना, फिर चाहे हर फ्लैट की तलाशी ही क्यों ना करनी पड़े। कुछ लोग लॉबी में रहो और अगर वो बचने की कोशिश करें तो तुरंत पकड़ लेना, कहकर एंजल को वो देखने जाता है। अब फ्रैंक और एवा जिस कमरे में होते हैं ना, वहाँ कोई फोन भी नहीं होता जिससे कि वो किसी की मदद ले सके। एवा बहुत डरी भी होती है कि इनको कैसे पता चला कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है। फ्रैंक कहता है कि मुझे लगता है हमारे डिपार्टमेंट में कोई खबरी है जो इस गैंग को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तुम डरो मत, वो वीडियो सॉल्टर के पास है, मुझे बस कहीं से एक फोन मिल जाए, मैं तुरंत सॉल्टर को कॉल करके उसे मदद के लिए बुला लूंगा। वैसे एक बात बताओ, तुम उस रात गैंग से नशीला पदार्थ लेने गई थी ना, राइट? इनकार मत करना, देखो मैंने तुम्हारे बाथरूम में इंजेक्शन देखा था जिससे कि शरीर में नशीले पदार्थ के हाई डोज को कम किया जाता है। तो वो कहती है हाँ, बहुत पहले मैं नशे की आदी थी, लेकिन अब नहीं, मैंने वो सब छोड़ दिया है। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, उस शूटआउट के तुरंत बाद तुमने पुलिस को ये वीडियो क्यों नहीं भेजा? 2 दिन के बाद तुमने पुलिस को रिपोर्ट क्यों किया? तो वो कहती है पहले मुझे डर लग रहा था, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। इसी बीच दोस्तों डॉन एंजल के इलाज के लिए अपनी पहचान के एक डॉक्टर को बुलाता है। वो एंजल का इलाज कर रही होती है। दूसरी ओर फ्रैंक एवा से कहता है कि तुम इस कमरे में सेफ रहो, मैं जाकर दूसरे फ्लैट्स को चेक करता हूँ, शायद किसी फ्लैट में कोई रेजिडेंट बचा हो जो मुझे अपना फोन दे सके। अब फ्रैंक बाहर निकलता है तो यहाँ एवा उसी कमरे की खिड़की से सामने वाली एक बिल्डिंग को देखती है जहाँ एक औरत खड़ी है। दोस्तों एवा खिड़की खोलकर उससे मदद मांगने की सोचती है, लेकिन खिड़की खुलती नहीं। एवा फिर भी हाथ हिलाती है, लेकिन वो औरत एवा को नहीं देख पाती। इस बीच पार्किंग लॉट में एक पुलिस कार आती है, जिसको देखकर एवा चैन की सांस लेती कि चलो बच जाएंगे, लेकिन फिर पता चलता है कि वो इस गैंग से मिले हुए हैं और डॉन की मदद के लिए आए हुए हैं। लगता है यही वो खबरी है जो पुलिस की इन्फॉर्मेशन डॉन को देते रहे। यहाँ फ्रैंक ने हियरिंग एड पहन के रखा हुआ है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है, लेकिन हियरिंग एड का चार्ज बहुत कम है दोस्तों, किसी भी वक्त बैटरी खत्म हो सकती है। और यहाँ डॉन गेस कर लेता है कि फ्रैंक और एवा जरूर कहीं ना कहीं फोन को ढूंढेंगे, या फिर वो 911 को या फिर किसी और हेल्पलाइन को कॉल करने जा सकते हैं। अगर वो कॉल करने में सफल हो गए तो ये लोग फंस जाएंगे, इसलिए उन दोनों को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, ये इनका प्लान है दोस्तों। और फ्रैंक को कहीं पे भी फोन नहीं मिलता और वो वापस उसी कमरे में लौट आता है। और तब एवा बताती है यहाँ पे पुलिस आई हुई है, लेकिन वो डॉन की गैंग की मदद कर रहे हैं, मैंने उन्हें बात करते हुए देखा। फ्रैंक की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी होती है, क्योंकि उसको लगा था कि पुलिस आ जाएगी तो इन्हें मदद मिलेगी। पर एवा कहती है यहाँ के लिफ्ट में इंटरकॉम होता है
उसके जरिए हम हेल्पलाइन को कॉल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लिफ्ट में कैमरा भी है जिसे ये गैंग मॉनिटर कर रहा है, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं बचा, इसीलिए रिस्क लेना ही पड़ेगा। दोनों जल्दी से लिफ्ट की ओर भागते हैं और यहाँ कैमरा को मॉनिटर कर रहा आदमी देखता है कि लिफ्ट 6th फ्लोर जा रहा है। और जब फ्रैंक और एवा लिफ्ट में एंटर करते हैं तो वो आदमी तुरंत सभी को खबर कर देता है कि वो 6th फ्लोर में है। इस पे सभी 6th फ्लोर में जाते हैं, पर इस बीच ये दोनों लिफ्ट के इंटरकॉम से इमरजेंसी हेल्पलाइन को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पहले ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स मिलता है, जिसके बाद ही कोई लाइव एजेंट कॉल पे आएगा। लेकिन तब फ्रैंक के हियरिंग एड का चार्ज पूरी तरह से ड्रेन आउट हो जाता है और वो कुछ सुन नहीं पाता। वो उस ऑटोमेटेड वॉइस को एजेंट का वॉइस समझकर कहता है कि हम इस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए और मेरे पार्टनर सॉल्टर को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। ये कहकर वो सॉल्टर का नंबर बताने लग जाता है। क्योंकि एवा भी कुछ सुन नहीं सकती तो उसे भी पता नहीं होता कि ये ऑटोमेटेड वॉइस है या क्या है। फ्रैंक सारी डिटेल्स बताकर उठ जाता है और तब जाकर कॉल एक एजेंट से कनेक्टेड होता है। वो पूछता है वहां से कि आप कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि फ्रैंक को वो सब सुनाई नहीं देता तो वो बाहर निकल आता है। उसी वक्त दोस्तों डॉन के आदमी भी वहां पर आ जाते हैं, तो ये दोनों वहां से भागते हैं, लेकिन दोनों तरफ से डॉन के आदमी आ जाते हैं और कोई रास्ता न पाकर फिर वो लिफ्ट में जाकर ऊपर फ्लोर की ओर जाने लग जाते हैं। और जब फ्रैंक रियलाइज करता है कि लिफ्ट के कैमरे को वो मॉनिटर कर रहे हैं तो वो उस कैमरे को तोड़ देता है। अब ये दोनों सीधे 9th फ्लोर जाते हैं जहां एवा का कमरा है। क्योंकि इन्हें कहीं और फोन नहीं मिला तो वो फ्रैंक का फोन निकालने का फैसला करते हैं जो कि एवा के कमरे में छूट गया था। और जैसे वो 9th फ्लोर में पहुंचते हैं ना तो वो लिफ्ट के सारे नंबर्स प्रेस कर जाते हैं ताकि लिफ्ट चलते रहे और डॉन का गैंग इस गलतफहमी में रहे कि फ्रैंक और एवा लिफ्ट के अंदर ही है। फिर दोनों एवा के कमरे में जाते हैं जहां एंजल की मरहम पट्टी की गई थी। फ्रैंक उसे गन पॉइंट पर लॉक करके एवा से कहता है कि जल्दी से मेरा फोन ढूंढो। वो भी ढूंढने लगती है। इतने में वो डॉक्टर एवा पर गन तानकर फ्रैंक को धमकाती है कि अपना गन नीचे डाल दो। फ्रैंक को तो कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो समझ आता है कि गन नीचे डालनी पड़ेगी। यहाँ वो डॉक्टर एवा को शूट नहीं करती और कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं किसी को शूट नहीं कर सकती, कहकर वो चली जाती है। इसी बीच एंजल वॉकी टॉकी के जरिए डॉन को इन्फॉर्म कर देता है कि वो दोनों यहीं पर हैं। इस पर एवा उसके सर पे जोर से मारती है और एंजल बेहोश। एंजल की बात सुनकर डॉन भी उसी कमरे की ओर आ रहा होता है। क्योंकि फ्रैंक का फोन नहीं मिला था तो वो एंजल का फोन ऑन करता है, लेकिन उसमें फेस रिकॉग्निशन लॉक होता है और फिर फ्रैंक बेहोश पड़े एंजल का सर ऊपर उठाकर उसके फेस को स्कैन करवाकर उसका फोन अनलॉक करता है। फिर वो बाहर निकलने वाले होते हैं कि डॉन को आते देख लेते हैं और वो तुरंत उसी फ्लैट के कमरे में छुप जाते हैं। तो डॉन पहले अंदर आकर एंजल को जगाता है और पूछता है कि वो कहाँ है। एंजल कहता है मुझे कुछ नहीं पता, दोनों यहाँ पर आए और मेरे सर पे मार कर चले गए और तो और मेरा फोन भी लेकर चले गए। डॉन कहता है कि अब वो तुम्हारे फोन से 911 को कॉल करेंगे और फिर हम सभी फंस जाएंगे। मैं अभी उस फोन को ट्रैक करता हूँ, कहकर वो एंजल के फोन को कॉल करता है। इस बात को एवा नोटिस कर लेती है और तुरंत आकर फ्रैंक से एंजल का फोन लेकर उसे साइलेंट में डाल देती है। इस तरह ये लोग बाल बाल बच गए, वरना आवाज सुनकर डॉन तुरंत इनको पकड़ लेता। अब फ्रैंक उस फोन से कॉल करने के बजाय मैसेज करते हुए चल रहा होता है कि अचानक किसी चीज पर पैर रख देता है और एक आवाज आती है। डॉन और एंजल तुरंत पता लगा लेते हैं कि ये दोनों पास के कमरे में छुपे हुए हैं। वो गन लेकर कमरे की ओर आते हैं। इतने में दोस्तों ये लोग खिड़की खोलकर उसके जरिए पास वाले कमरे में चले जाते हैं। वहां से फ्रैंक एंजल के फोन से सॉल्टर को वीडियो कॉल करके बताता है कि मेरा हियरिंग एड डेड हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई बात सुन नहीं पाऊंगा, पर मेरी बात ध्यान से सुन लो। जैसे हम एवा से एविडेंस लेकर निकले ना, उस गैंग को पता चल गया और वो अपार्टमेंट में आ चुके हैं। मेरी और एवा की जान को खतरा है। मैं तो अपना फोन यहीं भूल गया था, उसी को लेने आया था, लेकिन अब मैं भी फंस चुका हूँ। पूरे अपार्टमेंट में उस गैंग के आदमी भरे पड़े हैं। तुम प्लीज डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करके फोर्स को बुला लो, वरना ये गैंग हाथ से निकल जाएगा। सॉल्टर कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा, लेकिन तब तक सेफ रहना। पर इस बीच डॉन एंजल के फोन को ट्रैक करके पता लगा लेता है कि ये लोग किस फ्लोर के कौन से कमरे में हैं। वो इनके दरवाजे को तोड़ने लग जाते हैं, तो ये दोनों फिर एक बार खिड़की से दूसरे कमरे में जाकर सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरने लगते हैं। अब एवा को शक होता है कि ये लोग ठीक ठीक कैसे पता लगा पाए कि हम किस फ्लोर के किस कमरे में हैं, और तब उन्हें एहसास होता है कि वो लोग एंजल के फोन को ट्रैक कर रहे हैं। एवा तुरंत उस फोन को सीढ़ियों से एकदम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर डाल देती है। उसे ट्रैक करके वो गैंग सीधे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाता है, तो पता चलता है कि वहां पे सिर्फ फोन पड़ा हुआ है। अब इन्हें एक बार फिर शुरुआत से शुरू करनी पड़ेगी, मतलब फिर से पूरे अपार्टमेंट को छान मारकर पता लगाना होगा कि फ्रैंक और एवा है कहां पर। यहाँ फ्रैंक और एवा काफी टेंशन में होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली होती है कि सॉल्टर को खबर मिल चुकी है, वो जल्दी फोर्स लेकर आ जाएगा मदद के लिए। सॉल्टर आ भी जाता है दोस्तों, लेकिन वो कोई फोर्स लेकर नहीं आया होता, बल्कि अकेला आया होता है। अब ये देखकर फ्रैंक को टेंशन होती है कि सॉल्टर भी खतरे में बढ़ जाएगा। सॉल्टर को बचाने के लिए लॉबी में जाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि डॉन का गैंग हर तरफ इनको ढूंढ रहा है, तो ना तो ये लोग लिफ्ट से जा सकते हैं ना सीढ़ियों से। पर एक रास्ता है, वो लिफ्ट से जाने के बजाय लिफ्ट के पिट में जो लैडर होता है
उसके जरिए नीचे लॉबी में पहुंच जाता है। ठीक वहीं पे डॉन के गैंग ने सॉल्टर को गन पॉइंट पर पकड़ के रखा होता है। फ्रैंक सॉल्टर को बचाने के लिए अपना गन नीचे डालकर उसे सॉल्टर की ओर किक करता है और आंखों से सॉल्टर को इशारा करता है कि हम मिलकर इनकी छुट्टी कर सकते हैं। पर सॉल्टर कहता है कि सॉरी फ्रैंक, मैं भी इन्हीं का आदमी हूँ। और यहाँ लगता है फ्रैंक को बहुत बड़ा झटका। सॉल्टर कहता है कि मैंने तुम्हें घर जाने को कहा था फ्रैंक, लेकिन यहाँ वापस आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक अनजान लड़की की खातिर तुमने अपनी जान दांव पे लगा दी। अगर मैं ना आता तो तुम अब तक मर चुके होते। फिर उस गैंग के आदमी एवा को उस खतरनाक हाई डोजेस वाला नशीला पदार्थ का इंजेक्शन लगाकर उसे उसके कमरे में लेकर जाते हैं और उसे उसके बेड पे लिटा देते हैं। वो फ्रैंक को भी वहीं ले आते हैं दोस्तों, लेकिन सॉल्टर फ्रैंक को मारना नहीं चाहता। वो फ्रैंक को लिख कर दिखाता है कि तुम भी मेरी तरह इस गैंग का साथ देने के लिए मान जाओ। ये लोग हर महीने हमें अच्छी खासी कमीशन देंगे। और तब डॉन आकर कहता है कि चुपचाप सॉल्टर की बात मान जाओ वरना जान चली जाएगी तुम्हारी। फ्रैंक उसकी बात मान जाता है। फिर क्या था, सब सेटल हो चुका है। एवा थोड़ी देर में नशीले पदार्थ के हाई डोज की वजह से मर जाएगी। ये लोग अब लिफ्ट में जाने लग जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि लिफ्ट का दरवाजा बंद होता, फ्रैंक उस गैंग के एक आदमी की गन छीन कर बाहर आ जाता है और लिफ्ट नीचे जाने लगती है। फ्रैंक तो तुरंत एवा के पास जाता है जो कि धीरे धीरे मर रही होती है। खुशकिस्मती से फ्रैंक को उस इंजेक्शन की याद आती है जो एवा के बाथरूम में था, जो कि हाई डोज को कम करने के लिए लिया जाता है। वो उसे इंजेक्शन लगा देता है। इसी बीच यहाँ डॉन सॉल्टर से कहता है कि तुम्हारे कहने पर हमने फ्रैंक पर भरोसा किया, लेकिन वह हमें धोखा दे गया। अब तो हम उसकी जान लेकर ही छोड़ेंगे। सॉल्टर अब कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। दूसरी ओर फ्रैंक ने एवा को बचा लिया होता है और वो भी बड़ी खुश होती है। फिर फ्रैंक उसे गन देकर कहता है कि इस तरफ कोई भी आए उसे अंधाधुंध शूट कर देना। एवा भी वैसा ही करती है। गैंग के लोग तो चौंक जाते हैं कि इसे तो अब तक मर जाना चाहिए था, ये उठी कैसे। इसी बीच फ्रैंक उस कमरे में पेट्रोल डालकर आग लगा देता है, क्योंकि अब इनके बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। बाहर से कोई उस आग को देखकर फायर डिपार्टमेंट को कॉल करेगा, तब जाकर इन्हें कोई मदद मिलेगी। आग को देखकर कोई फायर डिपार्टमेंट को कॉल करता है और फायर फाइटर्स भी आ जाते हैं। और तो और दोस्तों वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, जिस वजह से इन्हें बचाने में आसानी होगी। लेकिन इससे पहले कि लोग अंदर आए, वो गैंग फ्रैंक और एवा को खत्म कर देना चाहता है। अब डॉन इनके कमरे में आता है तो वो उस पे कोई लिक्विड डाल देते हैं, जिससे कि उस पे जलन हो जाती है। फ्रैंक और एवा इस तरह वहां से बच निकलते हैं। इसी बीच दोस्तों फायर फाइटर्स और पुलिस को देखकर वो गैंग वहां से बचकर भागने लगता है। लेकिन सॉल्टर इस तरह नहीं भाग सकता, क्योंकि फ्रैंक अभी जिंदा है और अगर उसने डिपार्टमेंट को सॉल्टर की असलियत बता दी तो सॉल्टर की नौकरी भी जाएगी, उसे जेल भी होगी। इसीलिए वो खुद फ्रैंक को खत्म करने के लिए ऊपर आ जाता है। फ्रैंक और एवा नीचे आते हैं तो सॉल्टर गन लेकर बिल्कुल खड़ा होता है। ऊपर से डॉन इन्हें शूट करने लगता है। इन दोनों से बचकर ये दोनों दूसरी तरफ भागते हैं और एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहां बड़े बड़े स्पीकर्स और डीजे सेट वगैरह हैं। सॉल्टर और डॉन भी उसी कमरे में घुस जाते हैं और तब अचानक दोस्तों फ्रैंक डीजे सेट को ऑन करके स्पीकर्स का फुल वॉल्यूम कर देता है। वो आवाज और वाइब्रेशन सॉल्टर से बर्दाश्त नहीं होती और वो सर पकड़कर गिर जाता है। लेकिन क्योंकि फ्रैंक को कुछ सुनाई नहीं देता तो उसे कुछ नहीं होता। और एवा, जिसे नशीले पदार्थ का हाई डोजेस लगाकर फिर एंटीडोट से ठीक किया गया था, उसे इस भारी वाइब्रेशन से अजीब फील हो जाता है और वो गिर पड़ती है। इतने में डॉन स्पीकर्स पर शूट करके साउंड ऑफ कर देता है। वो अब एवा को चेक करने जाता है कि ये जिंदा है या फिर मर गई, लेकिन तब फ्रैंक पीछे से उसके सर पे कस के मारता है और वो वहीं फ्लैट। फिर फ्रैंक एवा को उठाकर नीचे ले आता है जहां एम्बुलेंस खड़ी होती है। वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगता है दोस्तों वो बच नहीं पाएगी। फ्रैंक बहुत दुखी होता है। अब पब्लिक को भी सब पता चल जाता है। डॉन का गैंग और सॉल्टर सभी पकड़े जाते हैं। इसके कुछ दिन के बाद दिखाते हैं कि बैकी अपने कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रही है। वो फ्रैंक का दिया हुआ गिफ्ट यानी उस गिटार को प्ले करते हुए गाना गा रही होती है। फ्रैंक ऑडियंस में बैठा होता है। अब फ्रैंक उसका म्यूजिक तो सुन नहीं पाता, लेकिन उसके आसपास बैठे लोग उसकी बेटी का जो म्यूजिक एंजॉय कर रहे होते हैं ना, ये देखकर उसे बड़ी खुशी होती है। उसके पास बैठकर कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रही है एवा। वो भी बच गई थी दोस्तों और जल्दी फ्रैंक और एवा की शादी होने वाली है। दोनों बड़े खुश होते हैं और इसी के साथ द साइलेंट आवर नाम की मूवी यहाँ पे खत्म होती है। वेल दोस्तों ज्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन थ्रिलर थी मूवी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।